हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वर्ब्स के बारे में। वर्ब्स और उसके कितने टाइप्स होते हैं। हम सब जानते हैं कि वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। लाफ, क्राई, वीप, शाउट, फाइट, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं जैसे लड़ना, भागना, पीटना, ये सारे के सारे वर्ब कहते हैं, जिसे हम हिंदी में क्रिया भी कहते हैं। टाइप्स तो इसके काफी सारे होते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ कुछ टाइप्स को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे आज की क्लास में रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स, लिंकिंग, हेल्पिंग और प्रिंसिपल वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उन्हीं को ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब भी। हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, फाइनाइट्स और नॉन फाइनाइट्स हम अगली क्लास में करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। पहले हम करते हैं रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं? रेगुलर वर्ब जो होते हैं हमेशा फॉलो करते हैं एक टिपिकल पैटर्न को। टिपिकल पैटर्न मतलब एक खास स्टाइल में ही बनाए जाते हैं। इनके लास्ट में, इन वर्ड्स के लास्ट में हमेशा डी, ईडी या आईईडी लगा दिया जाता है। आईईडी लगाते हैं हम उन वर्ड्स के लास्ट में जिनके एंड में हमेशा वाई होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ V1, V2 और V3 के कुछ मैंने वर्ड्स लिए हैं। वर्क, वर्क का V2 और V3 दोनों ही वर्क्ड, वर्क्ड होता है। स्टार्ट का स्टार्टेड, स्टार्टेड। क्राई और कॉपी, देखिए यहाँ दोनों के लास्ट में वाई वाई है, इसलिए हम वाई हटा करके आईईडी और आईईडी लगा देते हैं, तो ये क्राइड और क्राइड बन जाता है। कॉपी का कॉपीड और कॉपीड बन जाता है। कुक का कुक्ड, कुक्ड। वॉश का वॉश्ड, वॉश्ड। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, मैंने थोड़ा ब्रीफ में बताया है। तो आपने देखा कि इन सबके लास्ट में सिर्फ डी, ईडी या आईईडी आता है। लेकिन जो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, इरेगुलर इनको बोला क्यों गया है? इरेगुलर है मतलब इनका कोई एक खास फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, तो ये हमेशा डिफरेंट पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे डू का डिड, डन। गो का वेंट, गॉन। राइट का रोट, रिटन। लर्न का लर्नड, लर्नड। चूज का चोज, चोजन। बिगिन का बिगैन, बिगन। कॉस्ट का तीनों सेम ही है। सिट का सिट, सैट, सैट। रन, रैन, रन। कट, कट, कट। वैसे पुट का सेम ही होता है, पुट, पुट। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, आप देख रहे हैं कि ये सब डिफरेंट हैं, इनमें एक जैसा कुछ नहीं है। अगर एक जैसा है भी तो ये ऐसे वर्ड्स नहीं है जिनके लास्ट में हम डी, ईडी या आईईडी लगा करके हम इनको इनका फॉर्म बदलते, वैसे वर्ड्स नहीं है। इनका सिर्फ एक ही रूल है कि हमें मेमोराइज करना पड़ता है। डिफरेंट है, जैसे हमें बताया गया हमें वैसे ही लर्न करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 4 वर्ड्स देती हूँ। जैसे मैंने अभी कहा पुट का, तो हम लिखते हैं पुट, पुट, पुट। अब इसमें ईडी, आईईडी या सिर्फ डी कुछ भी नहीं यूज किया, एज इट इज ही रह गया। कॉस्ट में, कट में, इसमें भी एज इट इज ही रह जाता है। अब रीड का क्या है? रीड का हम लिखते तो रीड, रीड ही है, लेकिन जब भी पास्ट टेंस आ जाता है, V2 हो या पास्ट पार्टिसिपल V3 हो, तो सिर्फ इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। हम इसे रेड और रेड पढ़ते हैं, स्पेलिंग रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो अब आपने देखा इन सारे वर्ड्स में कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं था, इसलिए हम इन्हें क्या कह रहे थे? हम इन्हें कह रहे थे कि ये सब इरेगुलर वर्ब्स हैं। आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं हम लिंकिंग, हेल्पिंग वर्ब्स। अब जो सेकेंड पार्ट है उसमें हम पढ़ते हैं लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब किसे कहते हैं। होता क्या है, जो भी लिंकिंग वर्ब होते हैं वो हमेशा कनेक्ट करते हैं सब्जेक्ट को नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव के साथ में। और इसमें जितने भी फॉर्म्स ऑफ बी होते हैं वो आते हैं। फॉर्म्स ऑफ बी हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 8 फॉर्म्स ऑफ बी होते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन। सिर्फ ये सब जो होते हैं ये लिंकिंग वर्ब में आते हैं। अभी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। ये सब्जेक्ट को सिर्फ वर्ब के साथ ही कनेक्ट करता है। वहां क्या था? वहां था हमारा नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव था हमारा, इनके साथ कनेक्ट करता था। लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो किसी वर्ब को ही कनेक्ट करेगा। और जो प्रिंसिपल वर्ब होते हैं ये तो मेन वर्ब होता है। अभी हम एग्जाम्पल से सीखते हैं कि क्या होता है।
जैसे मैंने लिखा है आई एम टॉल, तो टॉल क्या हो गया, टॉल हो गया एक एडजेक्टिव। अब क्योंकि यहाँ ये एक एडजेक्टिव है, तो अब ये जो वर्ड सब्जेक्ट के साथ में एम को जोड़ रहा है, तो इसे हम कहेंगे कि ये लिंकिंग वर्ब है। यहाँ हम इसे हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ एडजेक्टिव है। अगर एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को कनेक्ट करता है तो उस वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लेकिन अभी मैंने एक और सेंटेंस लिखा है डू नॉट रन, तो रन क्या हो गया, यहाँ मेन जो फोकस है वो तो इसी वर्ब पे है, तो ये रन जो हो गया इस सेंटेंस में यही है हमारा मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब। अब जब एक वर्ब ऑलरेडी यहाँ है और ये तो सब्जेक्ट हो गया, तो फिर ये कौन सा वर्ब है। अब क्योंकि ये वर्ब को सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो हम इसे बोलेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब है। वैसे ही हम एक और सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा है चेतन भगत इज एन ऑथर, इज एन इंडियन ऑथर बेसिकली। चेतन भगत इज एन इंडियन ऑथर, तो अब ये क्या हो गया, ये तो नाउन हो गया। हमें पता इससे चलता है कि ये नाउन है। नाउन के आगे हमेशा आर्टिकल आते हैं। ए या एन आया, एन आ गया तो हमें पता चल गया कि भाई ये नाउन है। तो वैसे ही अब जब ये तो सब्जेक्ट हो गया चेतन भगत, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट को नाउन के साथ जोड़ रहा है, तो ये कौन सा वर्ब हुआ, ये वर्ब हो गया हमारा लिंकिंग वर्ब। एन तो आप सबको पता है कि एन तो आर्टिकल है। अब अगर मैं कहती हूं कि ही इज राइटिंग अ नॉवल या ही इज राइटिंग अ बुक, कुछ भी, तो अब यहाँ राइटिंग क्या हो गया, राइटिंग तो हो गया मेन वर्ब। ओके, और तब यहाँ क्योंकि मेन वर्ब को ये जोड़ रहा है सब्जेक्ट के साथ में, तो हम इसको बोलेंगे कि ये जो हो गया ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। चलते हैं हम कुछ और एग्जाम्पल से सीखते हैं। अब मैंने कुछ और एग्जाम्पल लिए, जैसे मैंने लिखा है आई एम हेल एंड हार्टी। हेल एंड हार्टी का मतलब होता है चुस्त तंदुरुस्त। और फिर मैंने एक लिखा है आई एम निटिंग अ स्वेटर। अब देखिए हेल एंड हार्टी क्या हुआ, ये तो विशेषता बता रहा है ना कि भाई हाँ हमारा स्वास्थ्य कैसा है, तबीयत कैसी है, खूबी, ये विशेषता बता रही थी, एडजेक्टिव हुआ। जब ये एडजेक्टिव है तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा लिंकिंग वर्ब। लेकिन अब मैंने लिखा आई एम निटिंग अ स्वेटर, मैं स्वेटर बुन रही हूं। निट मतलब होता है बुनना। अब जब ये निटिंग वर्ड क्या है, ये निट करना तो एक वर्ब हो गया, एक एक्शन है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये एम जो है ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। समझना बस ये है कि वर्ड्स तो सेम ही है, लेकिन सिर्फ हमें देखना ये कि कनेक्ट किसे कर रहा है। यहाँ अगर एडजेक्टिव नाउन को, एडजेक्टिव या नाउन को कनेक्ट करता है तो हम बोलते हैं कि लिंकिंग वर्ब है, लेकिन अगर वर्ब को कनेक्ट करता है तो हम कहते हैं कि हेल्पिंग वर्ब है। एक और सेंटेंस मैंने लिखा है कि दे हैड चेक्ड द लगेज। अब चेक्ड क्या है, वर्ब है। जब ये वर्ब है तो भाई ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही होगा। इसी हेल्पिंग वर्ब को ही हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ ये जो चेक्ड है ये तो हमारा मेन वर्ब हो गया ना, मेन वर्ब, या इसी को हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, क्योंकि मेन काम तो है चेक करना कि भाई सामान उन्होंने चेक लिया था, चेक कर लिया था। ओ सॉरी, मैंने अभी मैंने प्रिंसिपल की स्पेलिंग वहां PLE लिखा है, नहीं PAL होगा, मुझे ध्यान नहीं आया था, फिर ध्यान आ रहा है। ये PAL, ये जो प्रिंसिपल वर्ब है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम मेन वर्ब भी कहते हैं। अब समझते हैं हम डिफरेंस स्टैटिक वर्ब और डायनेमिक वर्ब के बीच में। स्टैटिक वर्ब जो है बेसिकली ये स्टेट को दर्शाता है। स्टेट मतलब क्या होता है, स्टेट मतलब होता है दशा, कि दशा कैसी है, कंडीशन कैसा है। ठीक है, स्टैटिक वर्ब डिनोट्स फीलिंग्स, इमोशंस, कंडीशंस। ये सिर्फ फीलिंग्स वगैरह को दर्शाता है, इसमें कोई फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है।
फिजिकल एक्शन इसमें नहीं है, यही हमें इसमें ध्यान देने की बात है। अब इसमें होता क्या है, इसमें वर्ड्स यूज किए जाते हैं जैसे फील, फील मतलब महसूस करना, लाइक पसंद करना, डिसलाइक ना पसंद करना, बिलोंग मतलब होता है कहीं का बाशिंदा होना, जैसे आई बिलोंग टू ओडिशा, तो मैं ओडिशा की मतलब मैं ओडिशा को बिलोंग करती हूँ, वहां की रहने वाली हूँ। डाउट मतलब होता है शक करना, लव और हेट तो सब जानते हैं, प्यार और नफरत। टेस्ट मतलब स्वाद, स्मेल सूंघना, सरप्राइज आश्चर्य। रियलाइज मतलब महसूस करना, समझना। फॉरगेट मीन्स भूल जाना, अपीयर मीन्स नजर आना, अंडरस्टैंड समझना। रियलाइज और अंडरस्टैंड में डिफरेंस क्या है? रियलाइज मतलब होता है महसूस करना कि भाई क्या सही है क्या गलत है, अंडरस्टैंड मतलब समझना। बिलीव मतलब होता है विश्वास करना, अप्रिशिएट किसी की तारीफ करना, होप आशा करना। मैंने रियलाइज 2 टाइम्स लिख दिया, सॉरी। गेस करना, विश करना मतलब चाहत रखना या चाहना, रिकॉग्नाइज पहचानना, इमेजिन सोचना। अभी आप जितने भी वर्ड्स देख रहे हैं इनमें से कोई भी फिजिकल एक्शन नहीं है, ये सिर्फ हमारे इमोशंस को डिनोट करते हैं कि हम ये समझते हैं, ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है। इसमें कोई काम नहीं दर्शा रहा, मतलब कोई शारीरिक क्रिया नहीं दर्शा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। और अगर इसी के ऑपोजिट हम देखते हैं तो होता है डायनेमिक वर्ब। डायनेमिक वर्ब का मतलब होता है एक्शन। जैसे साइंस में भी हम पढ़ते हैं ना, स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक होता है, स्टैटिक मतलब स्थिर, तो डायनामिक मतलब होता है एक्शन। तो ये जो होते हैं इनको हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं। तो इसमें सारे के सारे फिजिकल एक्शंस आते हैं, शारीरिक क्रियाएं, जैसे गो जाना, फाइट लड़ना, सिट बैठना, लाफ मतलब हंसना, खेलना, दौड़ना, कूदना। अब ये जितने भी फिजिकल एक्शंस वाले वर्ड हो गए इनको हम कहेंगे डायनामिक वर्ब। अब मैंने लिखा है ही सैट बिसाइड हिज मदर, और फिर एक और सेंटेंस है ही लव्स हर। अब सैट मतलब वो बैठ गया अपनी माँ के बगल में, ठीक है। बिसाइड मतलब होता है बगल में। तो अब यहाँ ये तो फिजिकल शारीरिक क्रिया हुई ना कि वहां बैठा है, तो फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व हुआ, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये है हमारा डायनामिक वर्ब या एक्शन वर्ब। अब सैड तो एक्शन वर्ब हो गया, लेकिन अगर मैं कहती हूँ ही लव्स हर, वो उनसे प्यार करता है, तो ये लव तो एक अनुभूति हुई ना, तो इसे हम कहेंगे कि ये हो गया स्टेटिव वर्ब, क्योंकि ये कोई फिजिकल एक्शन नहीं है, ये तो मन की भावना है, इमोशन है। तो यहाँ लव स्टेटिव वर्ब हो गया, लेकिन सैड एक्शन वर्ब हो गया। वैसे ही अगर मैं कहूं आई बिलोंग टू गोवा, तो अब ये बिलोंग करना क्या हो गया, बिलोंग हो गया हमारा स्टेटिव वर्ब। लेकिन अब अगर मैं कहूं आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, तो ये तो फिजिकल एक्शन हो गया, तो इसे हम कहेंगे डायनेमिक या फिर एक्शन वर्ब। अब कई बार हमें कंफ्यूजन होने लगती है कि ये स्टेटिव वर्ब और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये तो दोनों सेम ही से लगते हैं। लव, अब ये लव तो नाउन में भी आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी इमोशंस होते हैं और स्टेटिव वर्ब को भी हम इमोशंस ही कहते हैं। तो मैं एक बार आपको इसका डिफरेंस भी बता देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटिव वर्ब जो होता है इसमें भी इमोशंस हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी इमोशंस के लिए होता है, दोनों के दोनों इंटेंजिबल थिंग्स के लिए, मतलब अस्पृश्य चीजों के लिए ही होता है। लेकिन अब हम सेंटेंस से समझते हैं दोनों का डिफरेंस। मैंने लिखा है आई लव मैथ्स, मतलब मुझे मैथ्स पसंद है, मैं प्यार करता हूँ मैथ्स, गणित करना मुझे पसंद आता है। तो ये क्या हो गया, ये तो वर्ब हो गया। लेकिन मैंने लिखा है फिर लव इज ग्रेट, प्यार महान होता है। तो अब इस सेंटेंस में देखिए, आई लव्ड मैथ्स मैं कर सकती थी, मैं इसका पास्ट बना सकती थी, लेकिन यहाँ लव्ड इज ग्रेट तो नहीं लिख सकते, इसका पास्ट तो नहीं बन सकता। जो जब इसका पास्ट टेंस नहीं बन सकता तो समझ जाइए कि ये नाउन है, नाउन या फिर एडजेक्टिव हो सकता है, यहाँ पे ये नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है शी फियर्स लोनलीनेस, उसे अकेलेपन से डर लगता है। अब डर लगना,
फिर एक वर्ब हुआ, लेकिन अब मैंने लिखा फियर किल्स, डर मार डालता है, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ फिर ये नाउन हो गया। अब मैं इसको फियर्ड किल्स तो नहीं लिख सकती थी, लेकिन यहां मैं ये लिख सकती हूँ, शी फियर्ड लोनलीनेस। तो इन सारे वर्ड्स में पास्ट टेंस बन जा रहा है। जैसे इस सेंटेंस में भी है, ही अंडरस्टैंड्स हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी को समझता है। अब मैं इसे ही अंडरस्टूड भी कर सकती हूँ। तो इन तीनों वर्ड्स का क्या होता है, इन तीनों वर्ड्स का पास्ट टेंस बनाया जा सकता है। तो इससे पता चलता है कि ये वर्ब है। लेकिन अब अगर मैं इसी का लिख रही हूँ कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज द बेस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है आपसी समझ बूझ सहमति। म्यूचुअल मतलब होता है आपसी, मतलब दोनों का आपस में। तो ये बेस होता है, आधार होता है। आपसी समझ जो होता है आधार होता है एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का। तो यहाँ ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या हुआ, ये नाउन हो गया, इसका पास्ट टेंस नहीं बन सकता था। तो जब पास्ट टेंस नहीं बन सकता उन इमोशंस का, और वो सब्जेक्ट के रूप में भी है, तो हम उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन मानते हैं। बेसिकली है यही कि पास्ट टेंस नहीं बन रहा है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और अगर उन्हीं चीजों का पास्ट टेंस बन जा रहा है तो इसका मतलब वो वर्ब है, और क्योंकि वो इमोशंस है तो हम उनको बोलेंगे स्टेटिव वर्ब। अब हम पढ़ते हैं कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में। अब कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब देखिए। होता क्या है कि V1, V2 और V3 ये तो हम स्कूल लाइफ में पढ़ते चले आए हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें पता चलता है कि V4 और V5 भी होता है। अब ये होती क्या चीजें हैं, प्रेजेंट टेंस जो होता है इसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, या इसे हम शॉर्टकट में कहते हैं V1। जो सिंपल पास्ट होता है उसे हम V2 कहते हैं। ये जितने भी V2 होते हैं ये हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट में यूज किए जाते हैं, और ये जो पास्ट पार्टिसिपल है ये सारे परफेक्ट टेंस में यूज किए जाते हैं। जब भी हम परफेक्ट टेंस का कोई सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें हम हमेशा V3 यूज करते हैं। और ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं इसे हम V4 कहते हैं, और सिंपल प्रेजेंट को हम V5 कहते हैं। एक्चुअल में ये V4 होता क्या है, V4 जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सिर्फ आईएनजी लगाने को ही हम कहते हैं कि वो V4 हो गया, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और ये जो V5 होता है इसमें हम V1 के साथ में हम S या ES लगा देते हैं। ES कहाँ लगाते हैं, जनरली जिन वर्ड्स के लास्ट में एंड में O आता है ना, जैसे डू हो गया, गो हो गया, तो इन वर्ड्स के लास्ट में हम ES लगा देते हैं, डज, गोज, ओके। अब डू तो V1 था तो इसका V2 क्या हो गया, डिड, V3 डन, V4 हो गया क्योंकि ING लगाना होता है V4 में तो ये डूइंग हो गया, और V5 में सिर्फ S और ES लगाना होता है तो डू का डज हो गया। गिव का होता है गिव, गेव, गिवन, गिविंग और गिव्स। यहाँ बस ध्यान ये देना है कि सब जगह V4 में बस ING जोड़ देते हैं और V5 में S या ES जोड़ देते हैं। राइट का हो जाता है राइट, रोट, रिटन। जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं बेसिकली, और ये रिटन जो है ये परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, या जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे उसमें हम यूज करेंगे। फिर V4 जो हो गया राइट का हो गया राइटिंग, V5 हो गया राइट्स। स्लीप का होता है स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग और स्लीप्स। कुक का कुक्ड, कुक्ड, कुकिंग और कुक्स। और ब्रेक का हो गया ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग और ब्रेक्स। ये मैंने सिर्फ थोड़े से एग्जांपल्स दिए हैं ताकि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको मिल जाए कि आखिर ये V4 और V5 होता क्या है, जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है। अब अगली वीडियो में हम मिलेंगे बाकी के टाइप्स ऑफ वर्ब्स के साथ। थैंक यू।